हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 और 21 मार्च 2021 को होगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ठीक उसी प्रकार से प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जिस प्रकार से पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे। सेम उसी पैटर्न पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मादा प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। सेम इसी तरह से प्रश्न जो है पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं। हूबहू जिस प्रकार से प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन अंडवाहिका और गर्भाशय जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। उसके बाद अगर बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका और अंडाशय, ठीक है, देखिए शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है। अंडाशय और प्रोजेस्टेरोन जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। उसी प्रकार देखिए शुक्राशय और टेस्टोस्टेरोन जो है यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है और अंडवाहिका जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और आर्टिकल 56 जो है यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 56 पिछले वर्ष पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसका कितना होता है, +1 होता है। उसके बाद देखिए सल्फर का हमें निकालना है, तो सल्फर का हम x मान लेंगे। सल्फर है कितना, 2 गो सल्फर है तो 2x इसको मान लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 7 है, कितना होता है इसका, -2 होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद +2x हो जाएगा और -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए +2 है और यहाँ -2 है तो -12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन मैथ का है। हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपया में बेच दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहा रहा है कि 96 केले, तो 96 केले का मतलब कितना दर्जन हो गया, 8 दर्जन हो गया। 8 दर्जन केले जो है 42 रुपये प्रति दर्जन, तो 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल जो है कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 336 रुपये। उसके बाद देखिए इसको बेचा कितने में गया है, 252 रुपये में। 252 रुपये जो है माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 रुपये का जो है हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत पूछा गया, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, हानि गुना 100 बटा कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है, 336 रुपया है। देखिए फ्रेंड्स, ये 84 को कितने टाइम्स में काट, 336 को 84 जो है कितने टाइम्स में काट देगा, तो 4 टाइम्स में। अब देखिए 4 और ये 25 का 100 हो जाएगा, तो 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव, और पिछले वर्ष पूछा गया था अकोशिकीय जीव। ठीक है, अकोशिकीय जीव पूछा गया था। तो अकोशिकीय जीव जो है विषाणु होता है, और प्रश्न में अभी आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में
जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ये जो सब सेशन खत्म होगा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, देखिए सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर, इसका पैसिव क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका पैसिव हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हीरा की संरचना होती है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, यह जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। हीरा की संरचना जो है नियमित चतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर पूछा जाए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो षटकोणीय जालक सतह की तरह, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं वे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उनको हैलोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद जो पानी में उगते हैं पौधे उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, और बिना मिट्टी के जो पौधे उगते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, इसमें से कौन सा जो है यह टेंस है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, उसके बाद बीन होता है, उसके बाद वर्ब का जो है चौथा रूप होता है। तो देखिए सभी है, ही सब्जेक्ट, हैड, बीन और वर्ब 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया था एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सबसे तेज संचरण करता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग होता कितना है? तो ध्यान रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करता है, तो ठोस में करता है, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद गैस में उसका वेग होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि का चाल ध्यान रखिएगा, वायु में ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान पर क्या असर पड़ता है? फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, और सेशन जब खत्म होगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है आयनन विभव का मान जो है क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें किसी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान जो है घटता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का? तो कामायनी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स हुक का नियम, हुक का नियम आपने पढ़ा होगा, या फिर इसको प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए मैं बता देता हूँ हुक का नियम क्या है। तो देखिए प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु के में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यह जो प्रतिबल होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विकृति के, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो इसको कांस्टेंट मान लीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा, ठीक है। यही जो है क्या है? हुक का नियम है, और ये प्रत्यास्थता गुणांक हो जा रहा है ई। और देखिए अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिबल यानी कि बल हो जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा, और विकृति क्या हो जाएगा? तो एक जो इसका एरिया बन रहा है यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन वर्ग मीटर, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। और इसको कहा क्या जाता है? तो इसको पास्कल कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में पास्कल भी रहे ना तो पास्कल भी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी खातों की जमा मदों में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हीटर का तंतु बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हीटर का जो तंतु है यह बना होता है किससे? नाइक्रोम से। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। और ये जो हीटर का बॉडी होता है ये किससे बना होता है? ये हीटर का बॉडी किससे बना होता है? आप मुझसे अभी कमेंट करके बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स यह निकाला जाता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए अब जो है आप अपना जो है तैयारी पर रख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। नया कुछ पढ़ने का प्रयास आप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए यह सिद्धांत किसका है? यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो, यहाँ चलन बना लीजिए, तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह किसका सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स यह जो सिद्धांत है यह ग्रेसम का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की अधिकांश वर्षा किस मौसम के कारण होती है? भारत की अधिकांश वर्षा किस मौसम के कारण होती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतमाला परियोजना का संबंध किसके विकास से है? भारतमाला परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वर्ष जो है पूछा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो है संबंध किसके विकास से है? पिछले वर्ष पूछा गया था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे है? तो राजमार्ग से है। और भारतमाला परियोजना का संबंध भी राजमार्ग से ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमापा खान, यह जो खान है अमापा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स अमापा खान जो है यह ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। और यह जो है मैंगनीज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? पिछले वर्ष पूछा गया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा गया था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। उसके बाद वाटर फ्रेम नामक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है क्रॉम्पटन ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है हर्डर को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पर हमने इंपॉर्टेंट वीडियो एक कवर किया हुआ, मास्टर वीडियो आप कह सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री सक्सेस केंद्र, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक शर्ट जो है 2200 रुपये में मिल रही है, तो कितने प्रतिशत की छूट उस पर प्रदान की गई है? तो फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस जो परसेंटेज छूट है, मान लीजिए एक्स छूट है, बटा 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 2200 रुपये में मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें तो मार्क्स प्राइस कितना है अंकित मूल्य? तो मार्क प्राइस जो है 2500 रुपया है। उसके बाद हम यहाँ कर लेंगे 100 में से माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, बटा 100 कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अभी मैं सॉल्व करके बता भी देता हूँ। तो देखिए 2200 गुना में 100 आ जाएगा, उधर से कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा, उधर कितना बच गया? 100 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2500 के 100 हो गया, 2200 के 88 हो गया, इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स इधर कर दीजिए तो इधर ये प्लस में आ जाएगा एक्स, और ये जो है 88 उधर माइनस में चला जाएगा। तो 100 माइनस 88 कितना हो जाएगा? 12। तो 12% की जो है इस पर छूट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है।
तो अशोक के अभिलेखों से हमें उसकी गृह नीति, विदेश नीति और साम्राज्य विस्तार नीति की जानकारी प्राप्त होती है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अशोक जो था मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है यह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों इमारत कहाँ से मिले हैं? तो ये दोनों इमारत मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यह पटना में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो अनवीकरणीय यानी कि उनको फिर से जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं आप। इनका जो भंडार जो है सीमित भंडार है, तो यह जो है पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारे जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद बात करें, सूर्य, पवन और जल जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का, अनुच्छेद नहीं यहाँ अंग बना लीजिए, ठीक है, अंग या अंश कह सकते हैं। संविधान का कौन सा अंग जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह जो अंग है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है इसको? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तुरंत अभी इसको आप कमेंट करके बताएंगे, अभी तुरंत आप इसको कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आंखों देखा गद्दर किसकी रचना है? आंखों देखा गद्दर जो है यह रचना है विष्णु भट्ट गोडसे वर्साईकर की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसको कहा जाता है मितभाषी या फिर अल्पभाषी, जो भी ऑप्शन में रहे। जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वाचाल कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पटाना घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? पटाना घास प्रदेश, पटाना घास प्रदेश जो है यह श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, ब्राजील में कंपास पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाता है? वेल्ड पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल खाली स्थान है की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का संबंध है। तो 360 जो है यह संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती। यह क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं वीएस न्यायपाल, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वीएस न्यायपाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बेंड इन द रिवर, ए बेंड इन द रिवर इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता दर जो है यह किस जिला में है? तो रोहतास में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो पूर्णिया में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो है यह अजात शत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था,
कहाँ? तो राजगृह में। दूसरा कहाँ बुलाया गया था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। चौथा कश्मीर में बुलाया गया था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू माई पार्टी, खाली स्थान है सैटरडे नाइट। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही होगा? तो कम टू माई पार्टी, बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उसका अंतर जो है 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोनों को जो है x मान लीजिए, तो 8x माइनस 3x, इनका अंतर कितना दिया हो? 120 है। यानी कि 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 120। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 120/5, यानी कि 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 हो जाएगा। x 24 आ गया। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 8x है। तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 192। वहीं छोटी संख्या पूछा जाता, पिछले वर्ष छोटी संख्या पूछा गया था, तो 24 यहीं 72 हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ध्यान रखिएगा, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम जो तिरंगा ध्वज है इसको फहराया था। कब? 1907 में। कहाँ? तो जर्मनी के स्टटगार्ट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैडम कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अराकेन योमा पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो अराकेन योमा पर्वत का विस्तार जो है यह म्यांमार के रखाइन प्रांत और इरावदी नदी के बीच में है। म्यांमार में है, रखाइन प्रांत और इरावदी नदी के बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह जो संधि है यह कौन सी संधि है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और यह कब हुआ था, कब बना था? तो 1987 में। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल है कहाँ? कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि PSLV का अर्थ क्या है? PSLV इसका सही अर्थ आपको बताना है। फ्रेंड्स आंसर आप अभी इसको कमेंट में देकर के बताइएगा, साथ ही साथ अपना स्कोर भी बता दीजिए। देखिए पिछले वर्ष पर जैसे प्रश्न पूछे गए थे वैसा ही प्रश्न हमने कवर किया है। जितने भी हम लोगों ने करीब 60 वीडियो कवर किया है बिहार पुलिस से, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।